देखिए, आज से हम क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग पढ़ेंगे। पहले हम क्रिमिनल पढ़ेंगे। आज क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। देखिए, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि प्रॉब्लम को पढ़ करके और उसके ऑफेंस को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहली जो दिक्कत आती है, जो सबसे पहली दिक्कत आती है वो प्रॉब्लम को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसको आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम को पढ़ना और पढ़ करके उसको आइडेंटिफाई करना। देखिए, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको बता देता है कि सेक्शन इसका चार्ज लगा के, हत्या का चार्ज लगा करके और क्या कीजिए, जजमेंट लिखिए। कई बार एग्जामिनर आपको नहीं बताता कि आपको क्या करना है। आपको खुद को प्रॉब्लम को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो जजमेंट तो बाद में लिखा जाता है, पहले क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है। भाई, जजमेंट तो बाद में लिखा जाता है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक। सिंगल व्यक्ति ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इजी रहता है। लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों ने अपराध किया हो तब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जैसे आज मेरे पास एक थानेदार का फोन आया और आने के बाद उसने मेरे से ये बोला कि सर, एक बात बताइए, अभी क्या हुआ, एक घटना हुई कि कुछ व्यक्ति शराब पी करके और केक वाले की दुकान पे गए। केक वाले की दुकान बंद थी। वो उसके घर के अंदर घुस गए और घर पे जाकर के उन्होंने घर वालों के साथ मारपीट की। वो कहा व्यक्ति टोटल 6 थे, मारपीट केवल 4 नहीं की। वो कहा 7 थे। वो कहा हाँ। उनकी कोई लाइबिलिटी? मैं कहा उनकी लाइबिलिटी उतनी है जितनी मारपीट करने वालों की। यानी अगर आप अनलॉफुल असेंबली का, वो सब जब गए थे तब तो केक लेने गए थे, लेकिन अनलॉफुल असेंबली के लिए जरूरी नहीं है कि, मैं क्या एक बात बताऊं, थाने पे 5 व्यक्ति आते हैं तो रिपोर्ट दर्ज कराने, और आप उनसे रिपोर्ट दर्ज नहीं करते या कोई बात हो जाती है और वो पांचों आपको पीटना शुरू कर देते थाने पे, नहीं तो आप नहीं मानोगे क्या अनलॉफुल असेंबली है? आप ये थोड़ी कहोगे कि नहीं साहब, वो तो आए तो बाहर पे FIR दर्ज कराने थे इसीलिए उन, तो अनलॉफुल असेंबली कहीं पर भी बन सकती। आगे बात समझना। तो वो का पार्ट, अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना क्या है, एक अलग चीज है ना। अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना एक अलग चीज। तो कहने का मतलब, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर सिंगल व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी पिछली जो ADG का मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें एग्जामिनर ने प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि ये एक्स व्यक्ति, एक लड़की होती है। कौन होता है? एक्स व्यक्ति, एक गर्ल है और एक लड़की। ये लड़की क्या करती है, लखनऊ रहती है और जोधपुर की रहने वाली है। लखनऊ रहती है और कहाँ की है, जोधपुर की रहती है। ये छुट्टियां बिताने किसकी, दिसंबर की छुट्टियां बिताने कहाँ आती है, जोधपुर आती है। 7-8 दिन दिसंबर की छुट्टी मनाने के बाद ये 3 जनवरी को जोधपुर से रवाना होती है ट्रेन से।
जोधपुर से ट्रेन से रवाना होती है। हेलो। हेलो। ले रहा हूँ ना। भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज, है ना। तो कहाँ थे हम, सॉरी। लखनऊ के लिए रवाना हुए। अब एक, अब ये जब लड़की लखनऊ के लिए गई तो रास्ते में जाकर के इसका फोन क्या हो गया, तो पीछे हो गया, बंद हो गया। लड़की का फोन स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। घर वालों ने जब ये वहां नहीं पहुंची तो एक एमपीआर दर्ज कराई। एमपीआर जानते हो? तो अपराध की तो क्या होती है, एफआईआर होती है। और अगर पर्सन खो जाता है, गुमशुदा की, उसको बोलते हैं हम एमपीआर, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, है ना। तो इसने क्या किया कि आरएसी थाने में, कौन से में, ये सॉरी, रेलवे वाला जो थाना होता है ना, इस थाने में उन्होंने क्या दर्ज कराई, एक एमपीआर दर्ज कराई। एमपीआर दर्ज होने के बाद में 2 दिन में ये लड़की दिल्ली हाईवे पर मर्त अवस्था में मिली। कैसे मिली, मर्त अवस्था में। ठीक। और इसका चेहरा कुचला हुआ था, चेहरा बिगाड़ा हुआ था कि कोई आइडेंटिफाई ना करे पाए झाड़ियों के पास। अब जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एफआईआर। फिर एफआईआर दर्ज हो गई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिर जब वहां के सीसीटीवी फुटेज देखे तो इस लड़की के साथ जोधपुर के एक भाई साहब भी चढ़े थे उसी ट्रेन में। जब उसे पकड़ा, उसे इंट्रोगेशन किया, तो उसने इस बात को कबूला कि भाई मैंने ये सारा काम किया है, ऐसे ऐसे। लड़की का चेहरा कुचला हुआ था तो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन था नहीं। उसके पिता से उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई कराया तो चेहरे के और उसके कपड़े और बाकी चीजों से उसको आइडेंटिफाई। फिर कई बार क्या होता है कि भाई आइडेंटिफाई नहीं होता तो फिर वो डीएनए करवाते हैं। तो पिता के डीएनए सैंपल लेकर के बच्ची का डीएनए सैंपल करवाया और उससे वो दोनों की रिपोर्ट आ गई कि बच्ची वो। कौन सी धारा का अपराध हुआ, वाई, यानी वो जोधपुर वाले लड़के ने कौन सा अपराध है, तो कौन सी धारा का, सेक्शन 302 आईपीसी का अपराध किया। ठीक। दूसरा, उसने चेहरा बिगाड़ा था। क्या किया था, चेहरा बिगाड़ा था, तो सेक्शन 201 आईपीसी का ऑफेंस हुआ। तो उसने क्या किया, चेहरे को डिस्ट्रॉय किया, तो साक्ष्य का विलोपन भी हो गया। और दूसरा, सेक्शन 302 आईपीसी का अपराध। अब आपकी यहां ये समस्या नहीं आई क्या, कि आपको केवल सेक्शन आइडेंटिफाई करना था। दिक्कत कब आती है, जब ज्वाइंट लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करनी, क्या करनी हो, ज्वाइंट लाइबिलिटी को आपको आइडेंटिफाई करना हो, वहां पर दिक्कत आती है।
दिक्कत कहाँ आती है? जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम है आरएस में आई, आरजेएस में आई हुई है। उस प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक व्यक्ति है अपने परिवार के साथ खाना खाने गया हुआ है किसी शादी में, ठीक। अब जब वो खाना खा रहा है तो उसके जो प्रतिपक्षी होते हैं वो वहां आते हैं, भाई तेरे को शादी में किसने बुलाया? नहीं, ये जो व्यक्ति होता है इसका नाम होता है मधु। तो भाई तेरे को शादी में किसने बुलाया? तो उसने कहा कि भाई, और फिर इस बात को लेकर उसकी बहस होती है। फिर ये जो तीन व्यक्ति होते हैं, एक का नाम होता है बॉन्डर, एक का नाम होता है पप्पू, है ना, और एक का नाम, तीनों बाप बेटे होते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि पप्पू ने इस मधु का हाथ पकड़ा, बॉन्डर ने कहा मारो, और मुन्ना ने उसके पीछे से लठ मारे। किस पे? खोपड़ी के पीछे। और मधु वहां बेहोश होकर के गिर गया। जो इसके परिवार के सदस्य अन्य लोग आए तो इन लोगों ने चेतावनी देते हुए वहां से चले गए। क्या अपराध हुआ? अपराध। अब यहां आपने ये फाइंड किया, देखो चोट वाइटल पार्ट पे लगी है, शरीर के वाइटल पार्ट पे लगी है। तो जो दूसरा क्लोज होता है किसका? मर्डर का। उसमें क्या कह रहा है कि ड्यू कोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में चोट पर्याप्त है ना। तो चोट कहां मारी है? हमारे शरीर के वाइटल पार्ट। अब आप ये कहोगे कि साहब इंटेंशन, तो समारोह क्या चल रहा था? वहां कोई लठ लेके जाएगा क्या? आज तक आपने शादी में लठ लेके गए हो क्या? ठीक। अब इनकी लाइबिलिटी तय करनी थी आपको, तो आपने यहां सेक्शन 302 आइडेंटिफाई कर, लेकिन इसने तो कुछ कहा ही नहीं। खड़ा ही है, इसने पीछे से पकड़ा है, इसने मारा है। तो इन दोनों के काम से ये मर सकता था क्या? किसके काम से मरा है? मुन्ना के काम से। तो वो कहते तो साहब हमने तो मारा ही नहीं, पर मैंने तो पकड़ा ही तो था। इसलिए ज्वाइंट लायबिलिटी का कंसेप्ट आया कि आपके कार्य से, इंटेंशन से, कोई भी व्यक्ति ने अगर कार्य किया है और आपका कॉमन इंटेंशन है, तो आप उस अपराध के लिए क्या होंगे? उतने ही लाइबल होंगे जितना उस काम को करने वाला लाइबल है। तो इसलिए आपने इसके ओब्लिक में क्या लगा दिया? 30। क्या लगा दिया भाई? आज बीएनएस की बात करें तो 103/3 सब क्लोज 5, ये बीएनएस का सेक्शन लगेगा, है ना। भाई ये किसका सेक्शन लगेगा? बीएनएस। अब ठीक। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होता है कि हमने अपराध आइडेंटिफाई कर लिया, कई बार दिक्कत आती है कि ज्वाइंट लायबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करें। कि भाई हम ज्वाइंट लायबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ज्वाइंट लायबिलिटी के बिना, अगर सिंगल में आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई एक अपराध लिखना होता है। लेकिन एक से अधिक, और आजकल तो ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए 3 सेक्शन नए और बन गए। सेक्शन 112 और 113 बीएनएस, ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस। इसमें केवल उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होना ही पर्याप्त है।
जैसे बड़े जो भाई लोग करते हैं ना, बड़ी गैंग, उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइज ऑफेंस सेक्शन 111 में आते हैं। जैसे फिरौती का कोई अपराध हो गया, सेक्सुअल हरेसमेंट के कोई हो गए, साइबर फ्रॉड से संबंधित ऑफेंस हो गए। ठीक, जो बड़े लेवल पे होते हैं वो काफी सारी, विश्नोई भाई साहब की गैंग वगैरह, ये कहाँ आते हैं? सेक्शन 111 के अंतर्गत। गली में भी छोटे भाई लोग होते हैं कि कोई चोरी कर ली, चम्मच उठा ली, चैन तोड़ ली, ऐसे भाई साहब भी होते हैं। ये आते हैं कहां पर? स्मॉल ऑर्गेनाइज ऑफेंस 112 के अंदर। समझ गए? ये कहां आते हैं? सेक्शन 112 के अंदर। और ये जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं संगठित होकर के, है ना, बाय एक्सप्लोसिव, इनके द्वारा, है ना, आर्म्स, वो कहां आते हैं? सेक्शन 113। तो अब तो नई बीएनएस में तो ज्वाइंट लायबिलिटी और भी ज्यादा हो गई। नहीं, केवल उस दल का सदस्य है और उनमें से किसी एक का भी अगर प्रीवियस क्या है, रिकॉर्ड है, तो 111, 112, 113 में आ जाता। नहीं, तो अब बात करते हैं हम ज्वाइंट लायबिलिटी। नहीं, ज्वाइंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है भाई? सबसे पहले आपका कॉमन इंटेंशन, ठीक, और दूसरा होता है क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसिंग। पहला आ गया कौन सा? कॉमन इंटेंशन, और दूसरा क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस। क्या फर्क है दोनों में? वे दो चीजें। पहला आ गया सेक्शन 2 सब क्लोज, सॉरी 3 सब क्लोज 5 बीएनएस। इसमें क्या दे रखा है? कॉमन इंटेंशन दे रखा है। नहीं, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन 61 के अंतर्गत क्या दे रखा है? क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस दे रखी है। सेक्शन 61 के 2 में, है ना, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या दे रखा है? पनिशमेंट दे रखा है। सेक्शन 61 फाइनेंस, सेक्शन 62 इसमें क्या दे रखा है? मीटिंग्स ऑफ माइंड। और कॉन्फ्रेंस के लिए क्या है? दोनों में मीटिंग्स ऑफ माइंड है कि नहीं? सामान्य हास्य में क्या है? मीटिंग्स ऑफ माइंड, दो या अधिक व्यक्तियों के मस्तिष्कों का मिलन। और इसमें भी क्या होता है कि दो या अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं? किसी अपराध को करने यानी अवैध कार्य को करने के लिए क्या हो रहे हैं? सहमत हो रहे हैं। तो दोनों जगह क्या है? मीटिंग्स ऑफ माइंड। नहीं, जैसे मान लो कि मैंने अंकित के साथ प्रोग्राम बनाया कि अंकित हम चोरी करने चले।
अंकित ने कहा सर मैं 2 दिन व्यस्त हूं, संडे को मैं फ्री हो जाऊंगा, संडे को हम चोरी करने चले। क्या अपराध हुआ? क्या अपराध? क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस ही हो गई, क्योंकि हम अपराध करने के लिए क्या हो गए? सहमत हो गए। और ऑफेंस करने के लिए सहमत होना, कंसेंट देना ही क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस ही गठित कर देती है। अपराध करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में क्या हो गई? क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस ही हो गई कि नहीं होगी? संडे का दिन हुआ, संडे के दिन हम दोनों चोरी करने चले गए। अब और हम चोरी करके आ गए, तो क्या अपराध हुआ? आज क्या वार है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को आप क्या कह रहे हो? मीटिंग्स ऑफ माइंड को आपराधिक षड्यंत्र बना रहे हो। क्या बना रहे हो आप? और संडे को क्या बना रहे हो? इसी मीटिंग्स ऑफ माइंड को कॉमन इंटेंशन। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि दोनों में जब मीटिंग्स ऑफ माइंड है, दोनों में क्या है? मीटिंग्स ऑफ माइंड यानी मस्तिष्कों का मिलन है, तो वो 3 दिन बाद में धारा वार के अनुसार लगती है क्या? कि सर्व के 4 दिन और सप्ताह के लास्ट 3 दिन, जैसे टिकट की रेट बढ़ जाती है ना, कि सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक अगर आप मूवी देखोगे तो टिकट सस्ते मिलती है, और वीकेंड में महंगी हो जाती है। तो भाई आज बृहस्पतिवार था, इसलिए आज अगर हम अपराध करते तो 120 बी लगता, नहीं? और वो अगर लास्ट में 3 दिन करेंगे तो देखो, दो चीजें हैं क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी में और कॉमन इंटेंशन में। मीटिंग्स ऑफ माइंड तो दोनों में होता है। संडे को हमने क्या किया? चोरी करने चले गए। संडे को हम क्या करने चले गए? चोरी करने गए। और कौन कौन गए? यानी जिन्होंने मीटिंग्स ऑफ माइंड किया था, और वो ही क्या कर रहे हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वही क्या कर रहे हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यानी जिन्होंने मीटिंग्स ऑफ माइंड किया और वही क्या कर रहे हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी दोनों पक्षों, यानी जो भी व्यक्ति थे वो सारे के सारे क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसको हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। यानी मीटिंग्स ऑफ माइंड प्लस कॉमन इंटेंशन, वो सॉरी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं तब हम क्या कहते हैं कि उसने क्या किया? कॉमन इंटेंशन। तो अब जो भी प्रॉब्लम आए, 3 व्यक्तियों ने मिलकर के हत्या की, 2 व्यक्तियों ने मिलकर के लूट किया, हरी बात समझ? ठीक। 3 व्यक्तियों ने मिलकर के क्या किया? चोरी की। ठीक। जहां जहां पर भी सारा मीटिंग्स ऑफ माइंड और एक्टिव पार्टिसिपेशन सारे पक्षकारों का है, वहां तो क्या होता है? कॉमन इंटेंशन होता है। ठीक है। कॉमन, जिस दिन किया है और 4 दिन में अगर हम पकड़े जाते हैं तब तो क्या होगा? क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस। एग्जाम में हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, अपराध हो गया तो ठीक। अब देखो, दूसरा हमारा क्या है? जैसे सपोज करो कि मेरे पड़ोस में एक प्लॉट खाली पड़ा है। ठीक।
अंकित ने मेरे घर पे आया और पूछा कि सर ये प्लॉट किसका है। वो यार भाई 25 साल से तो मैं रह रहा हूँ, मैंने तो किसी को देखा नहीं। क्योंकि सर 25 साल से कोई नहीं आया तो अब क्या आएगा, ये मानो कि ये तो अपना हो गया। ठीक, आप तो ग्राहक ढूंढो, मगर भाई ग्राहक डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो अगर डॉक्यूमेंट्स मान लाता हूँ, ग्राहक आप ढूंढो। ठीक, मैंने ग्राहक ढूंढने शुरू किए। शाम को अंकित आया मेरे पास और मेरे को जेडीए का पट्टा दिया। ठीक है, और एग्रीमेंट दिया पुराने डेट का, और मेरे को देकर के कहा कि सर ये तो मकान के कागज, और अब आप इसको बेचो। ठीक, अंकित ने क्या अपराध किया, उस प्लॉट के फोर्ज डॉक्यूमेंट्स कर ले, और हमें क्या करना था, उस प्लॉट को बेच करके पैसे लेने थे। तो देखो अपराध में मीटिंग्स ऑफ माइंड तो है ना, दोनों एक ही चीज चाहते हैं कि इस प्लॉट को बेच करके आधे आधे पैसे कर लेते हैं। अंकित ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स बनाए। कैसे, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए। ठीक, ला करके मेरे को दे गए, मैंने लगा दिया बोर्ड फोर सेल। ठीक, एक्स व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, प्लॉट दिखाया, लोकेशन देकर के मजा आ गया। लोग कितना भाव है, मैंने कहा सस्ती लगा देते, नहीं कि और तो लोग 50,000 के भाव ले रहे, आप 40 दे दे रहे। सामने वाले को भी लगा कि यार बढ़िया मजा आ गया, कि जिस कॉलोनी लोकेशन में 50 के भाव मिल रहे हैं वहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, 40। और हमने बेच दिया। डॉक्यूमेंट्स किसने क्रिएट किए और चीटिंग किसने की, मकान किसने बेचा, अंकित कहाँ था, मकान जब बिक रहा था तब अपने घर था, और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे थे तब मैं कहाँ था। आ गई बात समझ, आ गई बात समझ। इस एक्स के साथ चीटिंग किसने की, मैंने की, अंकित ने की है। भाई ये तो देखा ही नहीं, इसको तो जानता ही नहीं हूँ, एक्स केवल मेरे को जानता है। तो एक चीज समझ में आई कि जब दो पक्षों की मीटिंग्स ऑफ माइंड तो है, लेकिन अपराध के समय उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, किनका, तो एक का तो है ही, एक या अधिक तो है, लेकिन सभी व्यक्तियों का क्या नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तब सेक्शन लगता है कौन सा, 61 का बीएनएस, 61 का। समझ में आ गया कि क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी, और भाई प्रैक्टिकली ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पूरी प्रॉब्लम को पढ़ो, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में ये देखो कि मीटिंग्स ऑफ माइंड है क्या, होगा जी सबका मीटिंग्स ऑफ माइंड है। सब व्यक्ति क्या चाहते थे, अपराध हो, ये अपराध हो। और उसके बाद में होगा दूसरी सिचुएशन कि सभी व्यक्ति अपराध में भागीदार हैं क्या, अपराध के समय, तो सभी व्यक्ति अपराध के समय क्या है, भागीदार हैं। तो कॉमन इंटेंट, मीटिंग्स ऑफ माइंड है, लेकिन अपराध के समय सभी व्यक्ति भागीदार नहीं है, यानी सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस। ठीक,
तो प्रॉब्लम में ज्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल दो बातों का ध्यान में रखो, प्रॉब्लम को पढ़ो। ठीक। पढ़ने के बाद में ये देखो कि सबका कॉमन इंटेंशन था क्या। अगर वो ये कहता है कि साहब मेरा सबका कॉमन इंटेंशन था, तो फिर दूसरी चीज ये देखो कि क्या वो सभी उस समय जब अपराध हुआ उस समय उपस्थित थे क्या। ये मत देखो कि उसने किया क्या, केवल ये देखो एक्टिव पार्टी उपस्थिति नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे वहां एक केस है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। उस केस के फैक्ट क्या थे, है क्या, कि भाई उनको ये लगा, वीरेंद्र कुमार घोष और उनके दोस्तों को, कि यार हम भी देश के लिए कुछ करें और हम क्या करें, क्रांतिकारी बनते हैं। ठीक। अब वो क्रांतिकारी बन गए, देश को क्या कराना है, अंग्रेजों से मुक्त कराना है, आजाद कराना। कोई भी क्रांति कैसे चलती है, वह रुपये चाहिए क्रांति के लिए भी। केवल सोच लेने से क्रांति नहीं आती। क्रांति के लिए क्या चाहिए, भाई आप लड़ोगे तो हथियार वगैरह ये तो चाहिए कि नहीं चाहिए। बिना रुपयों के रेवोल्यूशन हो सकता है क्या, क्रांति आ सकती है क्या। तो उन्होंने कहा कि यार अब हथियार वगैरह के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा कि लूटते हैं। अब वो थोड़े बोले थे। अब उनको ये पता नहीं था कि बैंक और डाकघर दोनों में फर्क होता है। तो वो बैंक की जगह डाकघर को लूटने चले गए, और जाकर के वीरेंद्र कुमार घोष को तो खड़ गए बाहर खड़ा, कि तू यहाँ ध्यान रखना, हम दो अंदर जाते हैं। अंदर गए और उन्होंने कहा कि ला भाई पैसे निकाल। उसने कहा भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ये चिट्ठिया ये ले जा। वो कहा चिट्ठिया नहीं भाई साहब, रुपये दे रुपये। वो कहा रुपये तो नहीं है। तो बड़े क्रोधित हो गए और उस पर गोली मार दी कि तू क्रांति की राह में क्या कर रहा है, रोड़ा टकरा रहा है, हम क्रांति करना चाहते हैं। तीनों पकड़े गए, ट्रायल हुई। वीरेंद्र कुमार घोष कहा कि सब मैं तो बाहर खड़ा था। कोर्ट ने पूछा क्या करने गए थे, तो साहब लूट करने गए। लूट का एक इंग्रेडिएंट्स क्या है, लूट का इंग्रेडिएंट्स क्या है, कि आप चोरी कर रहे हो या एक्सटोर्शन कर रहे हो। और चोरी और एक्सटोर्शन करते समय आप किसी की मृत्यु कारित करते हो, उसको क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, या उसको सदोष अवरोध कर रहे हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो, या उसका तत्काल बेकारित कर रहे हो। कहने का मतलब कि मर्डर लूट का पार्ट है कि नहीं, कॉमन इंटेंशन है कि नहीं। भाई जो आदमी लूट करने जा रहा है उसको ये बात पता है ना कि मर भी सकता है सामने वाला। तो भाई साहब आप वहां जाकर के बाहर जिस चीज की रुखाड़ी कर रहे थे, वो उस मर्डर की रुखाड़ी कर रहे थे ना। वो कहा साहब सेक्शन 34 यही कहता है कि आपके द्वारा वो कार्य करना जरूरी नहीं है। आपका केवल कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन के अग्रसर में कोई अपराध होता है तो हर व्यक्ति जिसका को वो कॉमन इंटेंशन है, हर व्यक्ति उस अपराध के लिए क्या होगा, लायक। अगली बात समझ। तो सेक्शन 30 3 सब क्लोज 5 और सेक्शन 61(2), इन दोनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ में आ गया क्या। पूरी प्रॉब्लम को पढ़ो, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई करो कि अपराध में क्या सबका कॉमन इंटेंशन था, या और एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर सबका था तो, और अगर सभी एक्टिव नहीं थे तो।
दोनों चीजें समझ में आ गई। जैसे अब दूसरी चीज आती है, मेरे पास में एक एसएचओ का फोन आया। उसने मेरे से बोला कि सर मेरे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ है, एक घटना हुई। क्या हुआ है? घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ है। क्या घटना हुई है? वो कि साहब, क्या था कि एक एक्स व्यक्ति एक चाय की टपरी पे बैठा चाय पी रहा था। ठीक। इधर एक दीवार बनी हुई थी, यहां 9-10 व्यक्ति बैठे हुए थे। ठीक। अब ये जो एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति है, इस एक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई उठ, एक मिनट साइड में। और साइड में इधर दीवार के पास ले आता है। और ये सारे व्यक्ति मिलकर के इसके साथ में क्या करते हैं? मारपीट करते हैं। ये सारे व्यक्ति मिलकर के इसके साथ में क्या करते हैं? मारपीट करते हैं। और उस मारपीट से ये एक्स व्यक्ति क्या हुआ? मर गया। तो कॉमन इंटेंशन होगा या कॉमन ऑब्जेक्ट होगा? तो वो कहा सर मैं धारा 302(34) लगाऊं या धारा 302(149) लगाऊं? भाई सभी व्यक्ति मौके पर मौजूद हैं, सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो वो का 34 लगाऊं कि 149 लगाऊं? एक चीज मैं प्रैक्टिकली बता दूं आपको, कॉमन इंटेंशन साबित करना बड़ा टफ होता है। कि आप ये कहो कि ये 10 आदमी इस एक्स को मारने गए थे, ये प्रूफ करना बड़ा भारी हो जाता है। भाई दो आदमियों का हो सकता है, जैसे आपने 3 की प्रॉब्लम पढ़ी कि उसने हाथ पकड़ा, उसने मारा, वो सारे काम हो गए, है ना, मौके पे तीनों गए। लेकिन 10 आदमी केवल मारने गए थे, कैसे पॉसिबल? और मारने भी गए हो ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बड़ा भारी पड़ जाता है। ठीक? अब ये 10 व्यक्ति एक गैंग बना करके गए हैं, किसको मारने के लिए? एक्स व्यक्ति को। क्या करने गए हैं? मारने। ठीक। अब इसमें हो सकता है कि हर का इंटेंशन अलग अलग हो। कोई सोचता हो कि भाई मैं एक्स के साथ ये करूंगा, मारपीट करूंगा, वो कहता है मैं गाली गलौज करूंगा। कोई कहता है कि मैं उसके हाथ पैर तोड़ूंगा, कोई सोचता है कि उसको सल्टाए देंगे। हर का इंटेंशन। तो ध्यान रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, 5 से अधिक व्यक्ति हों, तो कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रूफ करना इजी होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रूफ करना इजी होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट में तो केवल इतना साबित करना होता है कि जब घटना हुई तो ये 5 अधिक व्यक्तियों की असेंबली थी, और इस असेंबली का ये ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के अनुसार में ये अपराध। अब किसी का इंटेंशन नहीं देखा जाता कि कोई व्यक्ति तो ये चाहता था कि नहीं भाई साहब कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर 5 या अधिक व्यक्तियों का क्या है, आपने कुछ नहीं किया, केवल खड़े होकर के मनोरंजन भी किया है। कब? अनलॉफुल असेंबली का आप पार्ट, और खड़े होकर के आप क्या कर रहे हो? केवल मनोरंजन भी कर रहे हो, तो भी 149। तो 149 की लाइबिलिटी के लिए ये देख लेना आपको, वो समझ में आ गया कौन सा कॉमन इंटेंशन कैसे लगाना है।
समझ में आ गया? क्या देखना है? केवल कि भाई सारे व्यक्तियों का कॉमन इंटेंशन है और उस इंटेंशन के अनुसार में सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन। 34 लगा दी। दूसरा कि कॉमन मीटिंग्स ऑफ माइंड है लेकिन सब व्यक्ति एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तो क्रिमिनल। ठीक। फिर फिर ये देखो कि 5 से अधिक व्यक्ति जहां पर भी है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, हो सकता है इन 10 का कॉमन इंटेंशन हो लेकिन वो प्रूव करना भारी हो जाता है। 5 से ज्यादा व्यक्तियों का कॉमन इंटेंशन प्रूव करना क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। और कॉमन ऑब्जेक्ट साबित करना इजी रहता है कि भाई 5 व्यक्तियों में केवल ये साबित करना होता है कि ये असेंबली का क्या है? मेंबर है और इस असेंबली ने ऑफेंस किया। बस, बात खत्म। क्या सोचता था इससे कोई फर्क नहीं। मॉब लीचिंग ये जो नया रूप आया है वो किसका है? भीड़ की लाइबिलिटी तय कर। तो भीड़ खड़े हैं, जो भी उपस्थित है, मनोरंजन कर रहा है या अपराध कर रहा है, सब व्यक्ति उस अपराध के लिए लायबल है। जो मॉब लीचिंग आया उसमें उन्होंने ये नहीं देख रहे कौन अपराध कर रहा है, किसका क्या कौन इंटेंशन है, क्या नहीं है। मॉब लीचिंग में हर व्यक्ति क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। तो 149 जो आईपीसी था उसी का बढ़ा हुआ रूप क्या है? पहले क्या होता था कि भीड़ ने अपराध किया, भीड़ की कोई लायबिलिटी। वो कहा अब नहीं चलेगा बस। अब भीड़ में जो भी शामिल है ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया। चेहरा बस दिखना चाहिए, बाकी तो उठा ले जाएंगे पुलिस वाले। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी ऐसी कोई घटना हो रही हो मॉब लीचिंग वगैरह की, मनोरंजन करने के लिए मत रुकना। कैमरे में गलती से फोटो आ गई, सीसीटीवी फुटेज में, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे। क्या? वो मॉब लीचिंग नहीं है। मॉब लीचिंग तो क्या होती है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि कोई गाय लेके जा रहा है, भर करके लेके जा रहा है, मार के ले जा रहा है, काट करके ले जा रहा है, तो लोगों में जोश आ जाता है। तो वो लोग इकट्ठा हो गए और उसको पकड़ लिया और फिर पीट रहे हैं, ये सारे काम। ऐसा जहां मॉब लिंचिंग की घटना हो कि लोग जनता उग्र हो रखी हो, वहां मनोरंजन करने की जरूरत नहीं है कि वो खड़े होकर के वो कब मनोरंजन कर ले। वहां मनोरंजन नहीं कर। उस अपराध में भाग ले रहा हूं, खड़े होकर के मनोरंजन कर रहा है। तो जब भी 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के कोई अपराध किया जा रहा है, वहां क्या लगाओगे? सेक्शन 149 यानी कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक। अब ये 149 व्यक्तियों का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सभी का नहीं। इस गैंग का क्या है? पिछला, जैसे मान लो इस केस में इन्होंने मर्डर किया किया और इनमें से 2 व्यक्ति हैं भाई साहब ए और बी। इनका पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि इन्होंने 1-2 मर्डर और कर रखे। तो कहने का मतलब अब ये क्या हो गई? मर्डर करने वाली गैंग हो गई। क्या हो गई? गैंग हो। जरूरी नहीं सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड। उस गैंग के कुछ लोगों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वही अपराध बार बार रिपीटेशन में कर रहे हैं। तो वो गैंग बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई?
आजकल के बच्चों की हालत क्या हो रखी है कि गैंगस्टरों को आइडल पर्सन बना रखा है। गैंगस्टरों को क्या कर रखा है? आइडल पर्सन बना रखा है। नहीं, वो आज एक वो थी, वो एक मूवी आई है, मामला लीगल है। उसमें एक बच्चा कहता है मैं तिहाड़ जाऊंगा, गैंगस्टर बिल्ला का चेला बनूंगा। तो कहा चल, बिल्ला वहां बर्तन मांज रहा था। बिल्ला तिहाड़ में क्या कर रहा था? बर्तन मांज रहा था। होगा मेरा आइडियल तो बर्तन मांज रहा है। तो कहा जब कोर्ट में पेश करते हैं ना, उस वक्त तो क्या होता है, वो हीनियस ऑफेंडर होते हैं। बाकी बिल्ला क्या कर रहा है? बर्तन मांज रहा है। ठीक है। तो वास्तविकता तो किसी को पता ही नहीं होती। नहीं, सबको ये लगता है कि मजे चल रहे हैं, देखो एसपी भी आगे भाग रहा है, प्रोटोकॉल 10-10 गाड़ियां चल रही हैं। वो केवल कोर्ट में पेश करने तक। अगर ये मान लो चोरी वाले हैं और इनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है चोरी का, तो 112, 149 का ही बड़ा रूप है। कौन सा? सेक्शन 111 और सेक्शन 112। आगे 5-6 व्यक्ति इकट्ठे हुए, होटल में घुसे, होटल वाले को धमकी दी, 2-4 जनों के साथ मारपीट की। क्या अपराध हुआ? जो भी हुआ 149 में हुआ। लेकिन पता चला कि ये तो हर होटल वाले को धमकी दे करके हफ्ता वसूली कर रहे हैं, एक्सटोर्शन कर रहे हैं साथ में। आ रही है? नहीं। तो पहला कॉमन इंटेंशन, दूसरा क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसिंग, और तीसरा कॉमन ऑब्जेक्ट का ही बड़ा रूप है। सेक्शन 111, 112 और 113। आज जाकर के तीनों सेक्शन पढ़ना है ना। ये सारी चीज सेक्शन प्रोविजंस पढ़ना। कौन कौन से? कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसिंग, यानी सेक्शन 3 का 5, 61 का 2। 61 पूरा ही देख लो, 1 और 2 दोनों देख लो, है ना। और ये किस में दे रखा है? 149 को किस में दे रखा है? कॉमन ऑब्जेक्ट को कहां दे रखा है? 190, 190 में। 190 बीएनएस, और उसके बाद में 111, 112 और 113। ये आपके घर की एक्सरसाइज। क्योंकि जब तक आप किसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ऑफेंस को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो जजमेंट कहां से करोगे? है ना। तो घर की एक्सरसाइज क्या है? और फिर भी आपको लगता है कि भाई मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आई इनमें से, तो आप पूछ लो, है ना। तो आज का घर की एक्सरसाइज में आप इन पे करना, बाकी फिर कल अपना अबेटमेंट वगैरह बाकी जो भी सेक्शंस है, कॉमन, चोरी, ज्वाइंट लाइबिलिटी, वो अपन कर देंगे, है ना।